आज हम पढ़ेंगे इलाचंद्र जोशी का उपन्यास जहाज का पंछी, जिसकी रचना सन 1955 में की गई। और इलाचंद्र जोशी का यह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। और इस उपन्यास में एक अनाथ तथा पढ़े लिखे समझदार बेरोजगार जो युवक है, उसकी व्यथा कथा प्रस्तुत की गई है। वह एक 27 वर्षीय अनाम नवयुवक बेकारी से छटपटाकर कलकत्ता महानगर में आ पहुंचता है, किंतु यहाँ भी वह देखता है कि उसकी आजीविका और जो रहने का कोई प्रबंध नहीं हो पाता। इधर उधर फुटपाथों पर वो भटकता रहता है और वो फुटपाथों पर जैसे तैसे भटकते हुए उसके दिन व्यतीत होते हैं। उसका जो शरीर है वो कृश और वेशभूषा भी अत्यंत दयनीय हो जाती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जो ये व्यक्ति है वो कोई चोर या पॉकेट मार है। तो सभी लोग उसकी दयनीय दशा को देखकर उसको क्या समझने लगते हैं? चोर समझने लगते हैं। और इसी संदेह में एक दिन जो पुलिस है वो उसको क्या है, पकड़ कर ले जाती है और वो पुलिस के हाथों में पड़ता है और चोट खाकर वो कहाँ पहुंचता है? अस्पताल में पहुंच जाता है। वह अस्पताल में देखता है कि किस प्रकार से जन सेवा का जो ढोंग है वो अपनाया जा रहा है। एक दिन उसे अस्पताल से भी निकाल दिया जाता है। वह फिर क्या है, इधर उधर भटकने लगता है और भटकते हुए वह एक दो घरों में नौकरी की तलाश में जाता है, किंतु सभी उसे बुरा भला कहकर धुतकार देते हैं और वह फिर वहां से आ जाता है। इसी अवस्था में वह एक बार उसके ऊपर चोरी का अपराध लगाया जाता है और पुलिस उसे क्या है, हवालात में बंद कर देती है। वहां भी वह देखता है कि जो पुलिस है वो कैदियों पर अपना मनमाना अत्याचार करती है और भ्रष्टाचार के कई तरीके वो अपनाती है। समय आने पर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। मैजिस्ट्रेट उसे निरपराध घोषित कर देता है और वह एक बार फिर अपने जीवन के मुक्त प्रांगण में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। फिर वह भटकते भटकते करीम चाचा के संपर्क में आता है और उनके यहाँ रहते हुए वह कला नाम की एक लड़की को हिंदी पढ़ाता है और साथ साथ कला चाचा के निर्देशन में व्यायाम करते हुए अपना जो स्वास्थ्य है उसमें भी वो सुधार कर लेता है। दूसरा, वो पाक कला की शिक्षा भी प्राप्त करता है, यानी खाना बनाने के लिए। कुछ कारणों के बाद उसे वहां से भी वह स्थान छोड़ना पड़ता है। अब उसका जो व्यक्तित्व है उसमें एक प्रकार की आभा आ गई थी। ये हम कह सकते हैं कि उसने अपना रहन सहन का, वेशभूषा को जो पहनने का तरीका है वो सुधार लिया था। और फिर इसके बाद उसे महादुरी भाष्य के यहाँ रसोइये की नौकरी मिल जाती है और उसकी जो आवास की समस्या थी, यानी कि जो रहने की समस्या थी, वो भी समाप्त हो जाती है। किंतु महादुरी भाष्य के वहाँ रहते हुए एक दिन रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में एक वहाँ गोष्ठी का आयोजन किया जाता है और प्रगतिशील विचारधारा का भाषण दिए जाने के कारण वह युवक कहाँ से, महादुरी भाष्य के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। जो बहादुरी जी थे वहाँ से निकलने के पश्चात वह उसकी मुलाकात प्यारे धोबी से होती है। प्यारे धोबी से उसका परिचय पहले अस्पताल में होता है और प्यारे के यहाँ वह लॉन्ड्री का काम संभाल लेता है। उसकी लड़की है, किसकी, जो प्यारे है उसकी लड़की का नाम है बेला। तो जो कथानायक है, बेला कथानायक के प्रति आकर्षित हो जाती है और अपना पूर्ण समर्पण करने के लिए उद्यत हो जाती है, किंतु वह स्वीकार नहीं कर पाता और इस प्रकार से उसे वह स्थान भी छोड़ना पड़ता है। प्यारे के यहाँ से निकल जाने के पश्चात उसे मिस साइमन नाम की एक एंग्लो इंडियन स्त्री के यहाँ रसोइये की नौकरी मिल जाती है, किंतु बाद में उसे वहाँ पता चलता है, नौकरी तो उसे मिल जाती है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह तो एक चकले में आ फंसा है, जहाँ पर जो मिस साइमन है वो 15 लड़कियों को रखती है और उनसे वह वेश्यावृत्ति करवाती है।
यहीं पर रहते हुए उसका परिचय अमला, जुलेखा, सुजाना लड़कियों से होता है और उनके संबंध में उसे यह ज्ञान होता है कि उन पर जो मिस साइमन है वो किस प्रकार अत्याचार करती है और किस प्रकार वे लड़कियां जीवित रहते हुए भी नरकीय जो जीवन है वो जी रही है। वो उनके उद्धार का भरसक प्रयास करता है कथानक, किंतु उसमें निष्फल रहता है। क्यों रहता है निष्फल? क्योंकि जो पुलिस के एजेंट थे वो भी इस काम में क्या है, जो मिस साइमन है उसकी सहायता करते थे और लोगों पर अत्याचार करते थे। तो इस जीवन वो अपने मन में सोचता है कि जीवन के इस नर के पक्ष का जो अस्तित्व है वो मिटाना होगा और वह बार 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 क्या है, प्रयत्न करता रहता है। इन्हीं दिनों जो मिस साइमन है उसकी मृत्यु हो जाती है और एक बार वो अपने साथी के सहयोग से उस चकले को टेलरिंग हाउस के रूप में बदल देता है। बहुत कोशिशों के बावजूद सभी लड़कियां अपने हाथों से कपड़े सीकर अपना जीवन यापन करने लगती है, किंतु जो कहते हैं ना कि जो अच्छे काम करते हैं और दूसरी तरफ हम देखें जो पुलिस वाले हैं वो भी मिस साइमन का साथ दे रहे थे। तो इसी प्रकार से जो असामाजिक तत्व थे जिनका पोषण करने वाला वर्ग ये सहन नहीं कर पा रहा था और जो पुलिस के एजेंट थे वो भी झूठे आरोप में क्या है, अपने साथ उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और रास्ते में वह क्या करता है, मौका पाकर वहां से निकल जाता है। पुलिस से भागकर कथानायक लीला के यहाँ पहुंच जाता है। लीला नाम की एक स्त्री है और लीला एक अविवाहित और धन धान्य से समृद्ध नारी है। औपचारिक रूप से उसे यहाँ एक रसोइये की नौकरी मिल जाती है। किसको मिलती है? कथानायक को। किंतु उसके बौद्धिक स्तर और उसका जो व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर लीला उसके प्रभाव में आ जाती है। लीला कथानायक को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है, किंतु वह इस विषय में मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि वह हमेशा क्या है, जनजीवन की जो रक्षा है या सुरक्षा करना चाहता था। हमेशा जनजीवन के व्याकुल पक्ष को देखकर उसको याद आता था कि उसे किसकी सहायता करनी है। समाज के जो गरीब लोग हैं उनके उद्धार के लिए उसको कुछ काम करना है और वह उसी के उद्धार के लिए लीला की सहायता लेना चाहता है। और लीला भी इस विषय में क्या करती है, सोचती है, सोच विचार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कथानायक है उसको ये संदेह होता है कि वे अपने वर्ग के संस्कारों द्वारा बुरी तरह से क्या है, जकड़ी हुई स्त्री है। कथानायक मानसिक रूप से परेशान होकर उस घर को क्या है, छोड़ देता है और अपने आप को एक दिन फिर से वो रांची में पाता है। यही उसका स्वामी जी से परिचय होता है और रांची का मानसिक अस्पताल देखने का उसे अवसर भी वहीं प्राप्त होता है। एक बार फिर उसकी आंखों के आगे जो युग जीवन है उसका कटु यथार्थ घूम जाता है, किंतु जो स्वामी है वो उनको समझाते हैं और अचानक ही कहीं से उसकी सूचना पाकर जो लीला है वो कथानायक को लेने के लिए रांची यहाँ पहुँचती है। वह उसके साथ मिलकर वो कहती है कि हम दोनों मिलकर ही क्या है, जो जन कल्याण है यानी कि समाज के लिए कार्य करेंगे। और उसकी विचारधारा को सुनकर जो नायक है वो सहमत हो जाता है और लीला उसे यह स्पष्ट कर देती है कि वह जनजीवन के पीड़ित शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए अपनी जितनी भी संपत्ति है उस सब को क्या है, वो दे देगी। कथानायक को अपने उद्देश्य की वहाँ प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो भी क्या है, समाज की सहायता करना चाहता था, जन कल्याण करना चाहता था। और इसलिए जो कथानायक है वो हमेशा के लिए लीला है उसको अपना लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार समुद्री जहाज पर बैठा हुआ पंछी सब तरफ से झटक कर पुनः जहाज पर आकर ही शरण लेता है, उसी प्रकार से जो कथानायक है वो इस उपन्यास में संसार और समाज की विसंगतियों का संघर्ष करते हुए अंत में
जिस लीला को छोड़कर वह भाग गया था, चला गया था, उसी के पास आकर क्या लेता है, आश्रय लेता है। तो अब हम जो मुख्य मुख्य इसके पात्र हैं उस पर एक बार बात कर लेते हैं। प्यारे किसका नाम है इसमें, प्यारे धोबी का नाम है। भादुड़ी महाशय कौन है, अहंकारी है, व्यापारी है, राजनीतिक के रूप में उनको दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो एक संगोष्ठी का आयोजन करता है। और संगोष्ठी के आयोजन में जब कथानायक है रविंद्र जयंती पर वो प्रगतिशील विचारधारा पर भाषण देता है, तो जो बहादुरी महाशय है वो क्रोधित होकर उसको नौकरी से निकाल देते हैं। बेला प्यारे धोबी की बेटी है और दीप्ति जो है वो बहादुरी महाशय की बेटी है। कला के पिता है वो शहीद पहलवान है और कला के पति है उनका नाम है पंचानन। और हम देखते हैं कि जो लीला है वो क्या है, लीला वो है जिसे उपन्यास में जो नायक है उससे, जो नायक है वो उससे प्रेम और सहानुभूति पाता है कि किस प्रकार से जो कथानायक है वो उसको छोड़कर चला जाता है और दोबारा क्या है उसी का आश्रय लेता है। तो हमने पढ़ा कि जहाज का जो पंछी उपन्यास है उसमें बताया गया है और ये जो युवा वर्ग है उसको ये सीख भी दी गई है कि किस प्रकार से इसमें लेखक ने अनोम जो बेरोजगार युवक है उसको अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो कथा है कहकर आज के युवा वर्ग को निराश न होकर संघर्षशील रहने की क्या दी है, इसमें प्रेरणा दी है कि हमें जीवन में संघर्ष करते हुए भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा यदि हम इसके नाम से देखें कि जहाज का पंछी क्यों नाम दिया गया इसमें, तो इसके माध्यम से जो लेखक है वो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समुद्री जहाज पर बैठा हुआ जो पंछी है वो सब तरह से झटक कर पुनः जहाज पर आकर ही शरण प्राप्त करता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस उपन्यास में जो कथानायक है वो भी संसार और समाज की विसंगतियों से संघर्ष करते हुए अंत में जिस लीला को पहले छोड़कर चला जाता है बाद में उसी के पास आकर वो आश्रय लेता है। आशा करती हूँ कि जो ये उपन्यास है आपका जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इला चंद्र जोशी इसके लेखक हैं, आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।